Hello guys, welcome to UPSC Prelim Pulse. Guys, this is our fourth lecture. ओके यहाँ पे मैं लास्ट 5 years की PYQ सॉल्व करूँगा और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के लास्ट 5 years के हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे मैं 2023, 2022, 2021, 2020 एंड 2019 ये 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके कि यहाँ पे मैंने 2023 के क्वेश्चंस देन 2022 के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर रखे हैं और इनको हम लोग लॉजिक और नॉलेज के साथ सॉल्व करेंगे. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही इशू होता है कि सर हमारे पास नॉलेज तो है बट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे. तो ये जो फैक्टर है तो ये फैक्टर मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि नॉलेज के साथ साथ लॉजिक हम लोग कैसे अप्लाई करें. ओके तो चलो लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ओके तो हम लोग सबसे पहले मैं कुछ बेसिक रिवाइज कराऊंगा आप सबको कि जो यूपीएससी में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. ओके तो सबसे पहले होता है जनरल टाइप. जनरल टाइप क्या होता है? जनरल टाइप वो होता है कि काफ़ी ये जो स्टेटमेंट होता है काफ़ी इन जनरल होता है. जैसे कि सम होगा उसमें, वन ऑफ दी, ठीक है, कैन बी, पॉसिबल, ये होते जनरल टाइप के स्टेटमेंट. ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेटमेंट्स राइट होते हैं. ओके मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट राइट होते हैं. ओके अब देन सेकंड होते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट. एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब क्या होते हैं? ओनली, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, ओके, कैनॉट, एनी, ठीक है, ये हो जाएंगे एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ओके इसके बाद आएंगे हमारे फैक्चुअल स्टेटमेंट. अब ये फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या होते हैं? ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट मतलब फॉर एग्जांपल ये ले लो कि उस चीज़ को फैक्ट है, उस स्टेटमेंट में फैक्ट है. बेसिकली क्या होगा उस स्टेटमेंट में? फॉर एग्जांपल झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. अब झेलम रिवर ही वुलर लेक से जा रही है क्या? ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है. ओके अगर आपको पता होगा कि फैक्चुअल स्टेटमेंट राइट है तो ये हम उसको राइट अज्यूम करके चलेंगे, नहीं तो हम लोग उसको फॉल्स अज्यूम करके चलेंगे. देन डेटा होता है, डेटा एंड फिगर्स. मतलब कि बोलेंगे कि ये 12 है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देर आर दिस मैनी स्टेट. या फिर बोलेंगे कि इसका फंड है वो 10,000 CR का कॉर्पस है. तो ये हो जाएंगे डेटा और फैक्चुअल. ये भी मोस्टली हमारे रॉन्ग पकड़ के चलेंगे. ओके और ये जितने भी मैंने टाइप्स बताए ये मैंने PYQ के बेसिस पे बताए. हम लोग ये जो लॉजिक है उसको हम लोग नॉलेज के साथ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो 2023 का क्वेश्चन. ओके 2023 से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन. ओके अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. अब ये सबसे पहले तो आप जानो कि ये कौन सी स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट फैक्चुअल है या फिर जनरल है? दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, फैक्चुअल. ओके देन कृष्णा रिवर डायरेक्टली feeds कोरोलर लेक. दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल स्टेटमेंट. एंड देन meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक. मतलब कन्वर लेक ही है क्या? तो दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल लेक, फैक्चुअल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अगर तीनों की तीनों फैक्चुअल होंगे ना तो आपको ऑल थ्री और नन कभी नहीं मिलेगा. ओके क्योंकि इसमें से एक तो गलत होगी और इसमें से आइदर एक तो सही होगी और या फिर एक तो गलत होगी. तो इसके लिए ये दोनों आप हटा दो. ओके अब डायरेक्टली पहुंच गए ओनली ए और ओनली बी पे. ओके अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कैसे करना है. फैक्चुअल स्टेटमेंट की मैंने क्या कहा था, अगर आपको पता है तो ही आप उसको राइट अज्यूम करोगे, नहीं तो आप उसको रॉन्ग अज्यूम करोगे. ओके तो जैसे झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. तो यहाँ पे झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, तो ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ये काफ़ी बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए. ओके देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके देन सेकेंड स्टेटमेंट है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स. ये जो डायरेक्टली है ना ये काफ़ी शेडी वर्ड है. ओके ये काफ़ी शेडी वर्ड होगा हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से. तो क्या लिखा है कि झेलम रिवर, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोरोलर लेक. अगर आपने PYQ अच्छे से किए होंगे, ओके PYQ में है कि ये डायरेक्टली फीड नहीं है. ओके तो
यहाँ से हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। अब मुझे पता करना है कि थर्ड स्टेटमेंट कि मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर पास फॉर्म कन्वर लेक। अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो, आपको ये फैक्ट पता है क्या? अगर आपको ये फैक्ट पता है तो ठीक है, अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो मैंने बोला था इसको फॉल्स अज्यूम करके चलेंगे हम लोग। ओके, और इसको आप और एक चीज़ दे सकते हो कि मियंडरिंग ही हो सकती है क्या, डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकती, या फिर गंडक रिवर ही होगी कि गंडक रिवर ही कन्वर लेक फॉर्म करेगी, या फिर ओके या फिर कोई और रिवर होगी। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं थर्ड स्टेटमेंट को फॉल्स पकड़ के चलूंगा एंड माई आंसर विल बी ओनली वन। ओके, दैट इज दिस झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब आपका काम यहाँ पे क्या है? आपका काम यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये जो है कि मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, तो आपको पता होना चाहिए गंडक नहीं है, ये बूढ़ी गंडक रिवर है। बूढ़ी गंडक रिवर कन्वर लेक से फॉर्म करते कन्वर लेक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मियंडरिंग क्या होता है। अब ये कन्वर लेक, अब ये कन्वर लेक कहाँ पे, ये बिहार में है। एंड कन्वर लेक किधर, ऑक्सबो लेक। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब पीवाईक्यू से, ताकि आप इसके ऊपर जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स दे रखे हैं एंड वेल नोन फॉर बोल रखा है कि बताओ कि भाई इसमें से ये पोर्ट्स है और इसमें से ये वेल नोन फॉर है। अब देखो, कमराजर पोर्ट, ओके, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ओके, देन मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया। एंड देन विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब तीनों भी फैक्ट ही है, तो अगेन ये तीनों भी फैक्ट हो गए। तो इसका क्या, मैं ऑल थ्री एंड नन हटा दूंगा। अब मेरे पास बचे ओनली वन और ओनली टू। अब इसमें से मुझे एक गैस लेना है। ओके, अब कमर राजर पोर्ट। अब देखो, कमर राजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। ओके, पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब देखो, बट अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि ये विशाखापट्टनम लेक है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, कि बोला है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। बट अगर आप पोर्ट के बारे में, जैसे पोर्ट बिल आया था, ठीक है, तो अगर आप इतना भी आपको पता रहता तो ये आप कर लेते, जेएनपीटी इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। ये बेसिक नॉलेज है। ओके, आपको पता होनी चाहिए अगर आपने पोर्ट्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। ओके, एंड देन मुंद्रा पोर्ट। अगर आपको देखो, सबसे पहले तो आपने 12 जितने भी मेजर पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स, ओके, आपको उनकी लोकेशन तो करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस है अगर आपने इसकी लोकेशन करके जाते तो आपको पता चलता ये मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात में है। ओके, अब देखो, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया तो पॉसिबल है ना गुजरात में, तो मुंद्रा पोर्ट इज इन गुजरात। सही बात है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये एक फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। अब कमर राजर पोर्ट की फर्स्ट मेजरली पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको ओनली वन पकड़ के चलेंगे, बट द आंसर इज बोथ द पेयर्स। ओके, ज्योग्राफी में नॉलेज बहुत अप्लाई होती है रादर देन लॉजिक्स। ओके, ये ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पार्ट है नॉलेज का, इसके लिए ज्योग्राफी के लिए हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ देम अबाउट अ डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज पूछा है। ओके, डेसिडियस ट्रीज आपको पता होना चाहिए कि डेसिडियस क्या होता है, एवरग्रीन क्या होता है। डेसिडियस मतलब आफ्टर अ टाइम वो पत्ते झड़ जाते हैं उस पेड़ के, वो होते हैं डेसिडियस ट्रीज। ओके, तो अगर आपको इतना पता है, जो कि आपको पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बहुत बेसिक तो पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सारी चीज़ें। तो जैक फ्रूट ट्री, अब अपने जैक फ्रूट ट्री तो देखा रहेगा कि वो साल के 12 महीने हरा रहता है, उसके पत्ते नहीं झड़ते। ठीक है, डेसिडियस ट्री नहीं है वो, इट इज़ अ व्हाट दिस सॉरी एवरग्रीन ट्री। ओके, तो मुझे पता है जैक फ्रूट नहीं है, तो मैंने ऑल थ्री और नन तो हटा दिया। अब मेरा महुआ एंटीक, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी अच्छे से करी होगी, तो महुआ एंटीक इज अ डेसिडियस ट्रीज। ओके, महुआ से तो शराब भी बनती है, ठीक है, महुए से दारू भी बनती है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेसिक एनसीईआरटी की नॉलेज अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बट इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द, पहले तो ये पढ़ो कि उन्होंने करेक्ट बोला है या इनकरेक्ट बोला। उन्होंने बोला है करेक्ट, तो उसको मार्क करके रखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले
India has more arable area than China. Okay, the proportion of irrigated area is more in India as compared to China, and the average productive per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. देखो ये भी इंडिया से ज़्यादा बोल रहा है, ये भी इंडिया को ज़्यादा बोल रहा है और ये भी इंडिया को ज़्यादा बोल रहा है. अब मुझे पता है जस्ट बिकॉज दिस इसमें से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी और इसमें से एक स्टेटमेंट तो राइट होगी, तो ये मैंने हटा दिया सी और डी. अब मुझे अब ढूंढना है कि कौन से स्टेटमेंट राइट है एंड कौन से स्टेटमेंट गलत है. अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 को कंपेयर करूंगा और उससे ना मुझे हिंट्स मिलेंगे कि इसमें से कौन सी राइट हो सकती है, कौन सी रॉन्ग हो सकती है. ओके, तो अगर आपने 2020 वाला पेपर आपने ढंग से एनालिसिस किया होता तो आपको पता चलता कि उसमें स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती, तो ये सेकंड तो मेरी ट्रू हो गई. ओके, अब मेरी बची 1 और 3, तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट के साथ साथ 1 और 3 भी होनी चाहिए. ठीक है, आइदर इट विल बी 1 ओनली और फिर 3, दोनों में से एक हो सकती है क्योंकि 2 तो मेरी राइट है. अब देखो, India has more arable area than China. Okay, and then average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than in China. Okay, अगर आप ये देखो, अगर मेरी स्टेटमेंट 1 राइट होती है, ओके, तो मेरी स्टेटमेंट 3 राइट नहीं होगी. और अगर मेरी कैसे बताओ, अगर इंडिया में मोर एरेबल लैंड है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी भी इंडिया की क्या लिखा है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर. ओके, तो अगर इंडिया के पास प्रोडक्टिविटी भी है तो हम फूड के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में चाइना से आगे रहते हैं. सही बात है, तो हम लोग चाइना से पीछे हैं, तो इसके वजह से 1 के साथ 3 नहीं जाएगी. तो मुझे इतना पता चल गया कि दोनों में से एक रॉन्ग है. तो अब यहाँ पे ये देखो, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट स्टेटमेंट है. और ये द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैन इन चाइना, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही डाइसी है, तो ये फॉल्स पकड़ के चलूंगा. ओके, तो माय आंसर विल बी ओनली 2, दैट इज दिस एंड दिस. चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल. अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें है, आपको अच्छे से उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल रिपीटेडली फॉल इन सी लेवल. रिपीटेडली फॉल इन सी लेवल, सी लेवल नीचे गिर रहा है, गिविंग अ प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड. प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड है. ओके, अब आपको ढूंढना है इसमें से आंसर. ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा. अब देखो, भीतरकनिका मैंग्रोव्स, भीतरकनिका मैंग्रोव्स में पानी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, पहले बताओ. ठीक है, और रिपीटेडली फॉल इन सी लेवल, तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स तो नहीं है यहाँ पे, तो ये मैंने हटा दिया. अब ये नौपाड़ा स्वैम्प्स, अब ये स्वैम्प्स भी नहीं, देखो सॉल्ट पैन हो सकता है बट सॉल्ट पैन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड बोल रहा है, तो सॉल्ट पैन कैसे हो सकते हैं, तो माकरम सॉल्ट पैन हटा दो. देन नौपाड़ा स्वैम्प, अब मेरा बचा सी एंड डी, नौपाड़ा स्वैम्प. तो आपको पता है कि जस्ट रन ऑफ कच्छ पहले क्या था, पहले एक समुंदर था, अब वो डेजर्ट बन गया है. ओके, अब वो डेजर्ट बन गया, तो वहाँ पे क्या है, मार्शलैंड एरिया भी है वहाँ पे, और वो क्या हुआ, एक्सटेंसिव रिपीटेडली फॉल इन द सी लेवल. ओके, तो उसके वजह से तो आंसर विल बी डी. बस आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे भी देखो, एलिमाइट एंड रुटाइल एबेडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन द सर्टन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया. अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया. अब मुझे पता नहीं एलिमेंट और रुथाइल क्या है, ठीक है, मुझे बस पता है कि वो एबेडेंटली मिलता है, सर्टन कोस्टल ट्रैक्स ऑफ इंडिया पे मिलता है, एंड रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और पूछा है कि रिच सोर्स किसका है वो. ओके, अब एक एक करके पकड़ते हैं, एक एक चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, आंसर को. तो सबसे पहले क्या है, कॉपर और आयन. आयन कोस्टल एरिया पे मिलता है नहीं, आयन तो हमें मिडल एरिया में मिलेगा, ठीक है, तो मिडल सेंट्रल इंडिया पे, तो आयन मैंने हटा दिया. कॉपर कहाँ मिलता है, कॉपर भी कोस्टल में नहीं मिलता, तो ये भी हटा दिया. ये तो बेसिक नॉलेज है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी की. अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं कि सिमिलर लुकिंग या फिर सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स. ओके, ऑप्शंस आर ऑलवेज दी आंसर, तो आंसर दोनों में से एक होगा. तो एक यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम. ओके, अब मुझे पता है कि एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम होता तो ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते बेसिक एनसीईआरटी में, तो बचा मेरे पास एक टाइटेनियम ही.
तो माय आंसर विल बी टाइटेनियम। ओके, तो बस थोड़े बहुत लॉजिक लगाने हैं हमें यहाँ पे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हमें नॉलेज भी अप्लाई करनी पड़ती है, उसके साथ साथ लॉजिक्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सब लॉजिक के साथ ही अप्लाई होंगे। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन about three fourth of the world cobalt about three fourth of the world cobalt metal required the manufacture of the batteries for electric vehicle is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है? अर्जेंटीना, बोस्वाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। अब यहाँ पे ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है क्या? अगर यहाँ पे मुझे लॉजिक देना होगा, ठीक है, मैं आपको लॉजिक दे दूंगा। यहाँ पे लॉजिक होगा, यहाँ पे बैक टू बैक क्वेश्चन, बैक टू बैक क्वेश्चन। यूपीएससी ने हर बार हर साल एक क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं कि बैक टू बैक में उसका आंसर छुपाए। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? अब यहाँ पे कॉन्गो की बात हो रही है, एंड देन यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे मिलता है, और मेरे ऑप्शंस में कॉन्गो है, तो आंसर विल बी कॉन्गो। ये हो गया ट्रिक। ठीक है, मुझे ट्रिक के साथ नहीं जाना है, मुझे जाना है इसके साथ, लॉजिक्स के साथ। ओके, बट ये ट्रिक मैं आपको सोचा बता दूँ। अब यहाँ पे बोला है कि थ्री फोर्थ ऑफ द मेटल। ओके, अब ये जो है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में था। ओके, कोबाल्ट वगैरह, तो अगर आप न्यूज़ करते तो आपको पता चलता इट इज़ द कॉन्गो इज़ द आंसर। ओके, अब इसमें लॉजिक क्या ही निकालना है हमें, बताओ मुझे। अगर कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो है, नहीं तो नहीं। अब मुझे बताओ कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉन्गो बेसिन कहाँ पे है, तो आप मुझे बताओ ना कि कैसे सॉल्व करोगे इसे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो नहीं पता। बट इसमें से आप एक चीज़ सीख सकते हो कि आपको अफ्रीका का जो पार्ट है, अफ्रीका का जो आपको पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए अफ्रीका का जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी है वो अच्छे से कर लो। ओके, तो उससे ना आपके बहुत सारे लेक्स के, एंड देन ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बनेंगे। ओके, तो ये है। तो चलो, तो इसको अगर हमें आता है तो आता है, तो इसका आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन? तो आंसर इज द कैमरून। ओके, द आंसर इज द कैमरून। चलो आगे बढ़ते हैं। देन हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। बिलिगी रीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, एंड देन शेषाचलम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, बट आपको बस एटलीस्ट मैं अज्यूम करता हूँ कि थोड़ी बहुत तो चीज़ें पता हो कि सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज कहाँ पे है। अगर ये इंडिया है तो सतपुरा और विंध्या यहाँ पे होती है, यहाँ पे होते हैं वेस्टर्न घाट और यहाँ पे होते हैं ईस्टर्न घाट, इतना तो पता होगा आपको। अब अमरकंटक प्लेटू, ओके, इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ओके, अब ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो भाई छोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, शेषाचलम हिल्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आपने ये पिक्चर देखी अल्लू अर्जुन की, कौन सी पिक्चर थी वो? अभी भी वो सेकंड पार्ट आ रहा है ना, उसमें यार नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो वो चंदन की स्मगलिंग करता है, वो कहाँ से करता है? वो शेषाचलम हिल्स से करता है। ठीक है, तो ये हो गया। बट अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है कि शेषाचलम हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो ये तो फॉल्स हो गई। ओके, तो सबसे पहले मेरा लॉजिक क्या था? ऑल थ्री एंड नन तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, ऑल थ्री और नन तो मेरा नहीं होगा, ये मेरा लॉजिक होगा क्योंकि तीन क्या स्टेटमेंट है मेरे। देन बिलीरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नाम को साउथ इंडियन नहीं लग रहा है? साउथ इंडियन नेम, अगर साउथ इंडियन नेम है तो यहाँ पे क्यों मिलेगा मुझे सतपुरा रेंज के पास? ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर ये मार्क करूंगा, बट द आंसर इज डी, नन। क्यों? क्योंकि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा रेंज नहीं है। ये भी आप अमरकंटक हिल्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ से रिवर्स आती है, बहुत अच्छी अच्छी रिवर्स फ्लो करती है। ओके, वो आपको पता होना चाहिए।
तो आंसर इज डी। तो यहाँ पे लॉजिक हमारा फेल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कुछ इशू नहीं है। ओके, देन अगेन यहाँ पे भी विथ रेफरेंस टू द इंडियन प्रोजेक्ट ऑफ द कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीनों के तीनों फैक्चुअल है, तो मैंने ऑल थ्री और नन हटा दिया, बट यहाँ पे भी लॉजिक फेल हो रहा है, तो आंसर इज डी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, ठीक है, जो है वो है, लॉजिक फेल हो रहा है तो फेल हो रहा है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ थोड़ा सा इसको एनालिसिस करो, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश से क्यों जाएगा? वो तो बांग्लादेश के आजू बाजू कोई तो एक हमारा स्टेट होगा, वहां से जाएगा। सही बात है, तो वो उत्तर प्रदेश से नहीं जाना चाहिए ना। अगर नेपाल होता तो उत्तर प्रदेश से चला जाता। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश से नहीं होगा, कोलकाता से होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होता तो और बढ़िया रहता। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, द ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मिया इन थाईलैंड वाया म्यांमार। अब ये देखो, फैक्चुअल पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोऑर्डिनेटर कनेक्ट क्या डिब्रूगढ़ एंड सूरत। ओके, अब ईस्ट वेस्ट ऑब्वियसली ये सूरत वेस्ट में है और ये ईस्ट में है, तो ये पता होना चाहिए थी। अगर गोल्डन हो है गुजरात से लेके अरुणाचल तक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो गुजरात से सूरत से नहीं होता, वो पोरबंदर से होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आंसर डी है इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? इन इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने पीवाईक्यू में बहुत बार पढ़ा है कि इंडिया कोल के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था कोल के ऊपर, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यूरेनियम एनरिच इज एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। देखो ये आ गया फैक्चुअल स्टेटमेंट, सॉरी फिगर और डेटा बेस्ड बोलोगे तो डेटा क्या हमारा रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे अगर आप पता भी कर लोगे इसको 2 to 3% लगता है। ओके, तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर विल बी डायरेक्टली सी, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग है ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द अबव कंट्रीज हैव लार्ज बॉर्डर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन? पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ओके, क्यों? क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन जिन्होंने प्रिपेयर करके गए थे उनका हो गया, और इस क्वेश्चन को प्रिपेयर क्यों करना था? ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑब्वियसली 2022 में अफगानिस्तान के बारे में पूछा था। ओके, तो ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान के बारे में पूछा था तो आपका काम बनता है तो यहाँ पे भी करने का। ओके, तो यहाँ पे हमने यूक्रेन पढ़ के जाओगे तो आपको पता रहेगा कि चेक रिपब्लिक तो नहीं है। ओके, देन रोमानिया है, एंड देन हंगरी भी है, लिथुविया एंड लिथुनिया नहीं है, एंड बल्गेरिया नहीं है। अभी आपका काम क्या बनता है? आपका काम सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा? ईरान का देखो, इजराइल का देखो, पैलेस्टाइन, ठीक है, ये काफ़ी चर्चे में कंट्रीज है फिलहाल, तो इसको पकड़ के चलो, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आंसर इज ओनली 2 ईयर। अब देखो, विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर। देखो जैसे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा? दो सिमिलर लुकिंग ऑप्शन, सिमिलर साउंडिंग या फिर सिमिलर लुकिंग, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस को निकालो और उसमें से आपका आंसर आएगा सिमिलर लुकिंग। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे सिमिलर लुकिंग कौन सा है? बताओ मुझे सिमिलर लुकिंग कौन सा है सिमिलर लुकिंग? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड, ओके ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेस, ओके, infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. 2/3 of the waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower layer of the atmosphere and infrared waves. अब यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या पूछा है उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द रेफरेंस द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा होलिस्टिकली तो बात करेगा ना, ऐसा नहीं ना कि एक ही चीज़ एक ही स्टेटमेंट में ख़त्म कर देगा, थोड़ी होलिस्टिकली तो चीज़ें चलेगी वहाँ पे। तो अगर थोड़ी होलिस्टिकली चीज़ें चलेगी तो आपको क्या लग रहा है, आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो ये हटा दो। अब सिमिलर में देखो, इंफ्रारेड रेज
इंफ्रारेड वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, तो ऑब्वियसली मुझे सी और डी में आंसर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेव्स है तो ये भी मैंने हटा दिया, और ये बहुत छोटा भी है तो थोड़ा होलिस्टिकली चाहिए। अब देखो, इंफ्रारेड वेव्स वाज आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, और उन्होंने बोला कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करो, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्थ के इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, तो ये हटा दिया। अब देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रही है तो आंसर ऑब्वियसली सी ही होगा। ओके, तो अगर आपको नहीं पता, आप ऐसे लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग का पार्ट है। मुझे क्या करना है, इसमें से अगर दोनों में से मुझे अगर एक स्टेटमेंट मुझे फॉल्स मिल गई, मुझे आंसर डायरेक्टली मिलेगा। द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत ही बेसिक है, अगर आपने कोचिंग की रहेगी कोचिंग में बता देंगे, अगर कोचिंग में नहीं बताया गया तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। ये रिच नहीं होता, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है, ठीक है, ये बेसिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये नॉलेज है और बहुत बेसिक है, तो ये नहीं होगा। अगर वन नहीं है तो आंसर मुझे डायरेक्टली डी मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में इतना कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्या दिया है यहाँ पे? ओके, आधा दिख नहीं रहा है ना, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सेट कर दूँ। अब ठीक है, यस, बेटर। क्या लिखा है? द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। यार ये तो बेसिक है ना, इसमें क्या ही मैं लॉजिक लगाऊँ, ये तो बेसिक नॉलेज है, तो दोनों भी सही है, एंड दोनों भी ऑब्वियसली वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द टू। ओके, इसमें कुछ लॉजिक लगाने जैसा था नहीं, ये काफ़ी बेसिक स्टेटमेंट है। ओके, तो इसके लिए मैंने इसको मैं कुछ करूँगा नहीं, तो ये द आंसर इज बी, सॉरी द आंसर इज ए, क्यों? क्योंकि इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द आंसर इज ए ईयर। ओके गुड, चलो ये हो गया। अब देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, 2023 में ज्योग्राफी से ना एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आए थे, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी कुछ में पढ़ाने समझाने जैसा कुछ नहीं है। इन सिस्मोग्राफी पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 11th की फिजिकल एनसीईआरटी, 11th की फिजिकल एनसीईआरटी, ओके, वर्ल्ड फिजिकल, उसमें इन द पी वेव्स the individual particles vibrate to fro in the direction of the waves propagation, whereas the S wave directly vibrate up to the down the right angle to the direction of the, this is a true statement। यार ये तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली, यहाँ पे मैं क्या ही लॉजिक लगाऊं, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। हर जगह लॉजिक नहीं लगेगी, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ज्योग्राफी में ये भी बहुत लगेगा नॉलेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको लॉजिक लगेगा। अब देखो, विथ रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, स्पेसिफिक पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ना मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे, मैंने कुछ बोला था, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। क्या बोला था एक्सट्रीम में? नन, एनी, ओनली, ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर आपको ये कहीं पे भी मिले तो आपका आंसर मोस्टली रॉन्ग होगा। अब देखो, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, अरे इंडिया इतना बड़ा है, एक तो होगा थोड़ा बहुत तो यूज करता होगा सी वाटर, तो ये फॉल्स है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी फॉल्स है। एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, एक तो होगा प्राइवेटली ओन्ड,
ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, तो आंसर इज नन यहाँ पे। ठीक है, सिंपल था। तो इसी के साथ हमारा 2023 का पेपर हो गया। ओके, 2023 का हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। अभी हम लोग बढ़ते नेक्स्ट के लिए, 2022 के लिए। ओके, देन 2022 करेंगे, देन 1 करेंगे, देन 2020 करेंगे, एंड 2019 में इतने क्वेश्चंस नहीं है। ओके, चलो 2022 की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यस, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आपका बेसिक काम क्या था यहाँ पे? आपका बेसिक काम था क्रॉप्स के रिलेटेड पढ़ाई करना। कौन से? जूट, शुगर केन, राइस, ठीक है, देन इसके बाद वीट, कॉटन, टी, पल्सेस। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि हर बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं पिछले 5 साल से। अगर आपने इतना भी करा होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, शुगर केन न्यूट्रस ऑक्साइड और मीथेन नहीं जनरेट करता, इतने अमाउंट में नहीं करता जितनी कि राइस करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसका आंसर बी राइस है। अगर आपको बेसिक एग्रीकल्चर भी आपने किया होगा तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर राइस मिल जाएगा। ओके, अब देखो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज कल्टिवेशन इज अल्टरनेट मेथड ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्टेड इन। ये क्या है? ये एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। अब एप्लीकेशन बेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ये राइट ही होते हैं, स्टेटमेंट हमेशा राइट होते हैं। ओके, तो देखो, रिड्यूस सीड ट्रांस रिक्वायरमेंट, यस, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, यस, एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यस। ओके, देन आंसर इज डी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, कि अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है, मैं आपको इस आंसर से बताऊंगा। ओके, तो क्या दे रखा है? सबसे पहले तो पढ़ो कि क्या दे रखा है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, ओके, लेक्स के बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज ड्राई एंड टर्न्ड अप डेजर्ट। मतलब कि क्या हो गया, वो पूरे ड्राई हो गया एंड उसका डेजर्ट बन गया। ऐसी तो वेस्ट अफ्रीका का तो ठीक है, ऐसी एक यहाँ पे भी है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, उराल लेक, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट अफ्रीका के बारे में बात करा, जैसे मैंने बोला था ना कि अभी 2023 के पेपर के टाइम अफ्रीका का फिजिकल मैप ढंग से करो। अगर वो ढंग से करते तो पता चलता कि ये जो विक्टोरिया लेक है वो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये तो नहीं होगी। ओके, एंड वोल्टा लेक अगर देखोगे, वोल्टा, ठीक है, वोल्टा लेक इज आर्टिफिशियल रिजर्वायर। ओके, तो ये भी नहीं होगा, आर्टिफिशियल रिजर्वायर। तो लेक फ्यूगिबाइन और लेक ओगुटा, अब दोनों में से एक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब इसका आंसर है लेक फुगिबाइन। बट आपका काम क्या है? आपका काम है आपको पता लगाना कि लेक फुगिबाइन माली में है, ओके, एंड देन लेक ओगुटा इज इन नाइजीरिया। ओके, इतना बेसिक है, आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। एंड ये जो लेक विक्टोरिया है वो 3 कंट्रीज के बीच में आती है, दैट इज युगांडा, देन उसके बाद तंजानिया एंड केनिया। ये तीन तीन कंट्रीज के बीच में है ये लेक विक्टोरिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गट्टीकोंडा कैनन ऑफ साउथ इंडिया, ओके, गट्टीकोंडा कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर?
स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। द आंसर इज पेनर। ओके, अगर आपको पता है, आप यहाँ से पेनर से हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बट आपका काम क्या है? आपका काम है कि ये जो रिवर्स है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कौन से स्टेट के थ्रू पास हो रही है। आपका काम ये है, आपको ये तीन चीज़ें पता लगानी है, ठीक है, ये रिवर्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है? पीक और माउंटेन्स, और पूछा है कि विच ऑफ दी गेट्स आर करेक्टली मैच बोला है, ठीक है। तो ढंग से देखते हैं। बेसिक नॉलेज, एनसीईआरटी। ओके, क्या क्या करेंगे? एनसीईआरटी अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ हमारा जो लॉजिक्स है वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो, क्या लिखा है कि नामचा बरवा गढ़वाल हिमालयास, देन नांदा देवी कुमाऊं हिमालयस एंड नोकरेक इज इन सिक्किम हिमालयास। नोकरेक पढ़ा होगा तो इट इज अ मेघालय, तो नोकरेक तो नहीं है, तो ये हटा दिया। अब मुझे पता है कि टू इज करेक्ट है। ओके, नोकरेक क्यों नहीं सिक्किम में, ये मेघालय में, ये काफ़ी बेसिक है। अब नामचा बरवा और एक गढ़वाल, उत्तराखंड में दो ट्राइब होते हैं, गढ़वाल ट्राइब एंड कुमाऊं ट्राइब। आपको नाम पता होना चाहिए कि गढ़वाल इज इन उत्तराखंड, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट है। अब नामचा बरवा कहाँ पे है, बताओ मुझे। ठीक, सही बात है, नामचा नामचा बरवा कहाँ पे है? नामचा बरवा इज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो नामचा बरवा नहीं है, तो ये उत्तराखंड है, ये अरुणाचल प्रदेश, तो आंसर विल बी ओनली बी। ओके, एंड कुमाऊं हिमालय इज ऑल्सो इन उत्तराखंड एंड नांदा देवी इज ऑल्सो इन उत्तराखंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द द टर्म लेवांट, okay, the term levant is often heard in the news, roughly corresponding to which of the following? सेम अगर ऐसे स्टेटमेंट आ गए तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सिमिलर लुकिंग ऑप्शन, सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस, उन्हें निकालो सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस को। अब देखो, द रीजन अलोंग थ्रू ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, region along the North African shore stretching from Egypt to Morocco, region along Persian Gulf and Horn of Africa, and region along इंटरली द एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरियन सी। अब देखो, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, तो मुझे पता लग गया दोनों में से एक आंसर, तो मैंने ये हटा दिया। अब मुझे देखना है कि एंटायर कोस्टल एरिया इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो मेरा बचा क्या? ए, तो ए विल बी माई आंसर। देखो, मेरे लिए आसान है ये करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के पढ़ सिखा रहा हूँ, बट एग्ज़ाम हॉल में आपको खुद को करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए जिगरा, उसको चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको हिम्मत। और हिम्मत कैसे आएगी? ये जो हम लोग लॉजिक्स अप्लाई कर रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से करके, पिछले पेपर में भी ये लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं क्या, आगे के पेपर में भी ये लॉजिक्स अप्लाई हो गए क्या, एक बार आपकी वो मेंटालिटी बन जाएगी कि नहीं भाई साहब ये लॉजिक लगते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस और इफेक्टिवली कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट। जैसा मैंने बोला था पिछले बार यूक्रेन के बारे में बोला था ना, यहाँ पे क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कहा था ना कि अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द बॉर्डर विद द अफगानिस्तान, यही तो मैंने बोला था ना। ओके, तो इसका आंसर इज सी। डायरेक्टली आता है तो आता, नहीं तो नहीं आता, पढ़ के जाओगे, मैपिंग करोगे। तो इस बार के लिए मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, ईरान, इज़राइल, पैलेस्टाइन, बहुत ज़रूरी है तीन कंट्रीज, अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा मोस्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या बोला है यहाँ पे? यस, कि मोनाजाइट करेक्ट पूछा है सबसे पहले तो, ठीक है, चार स्टेटमेंट है।
सबसे पहला मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. ओके, मोनाजाइट कंटेन थोरियम. मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर, देखो अगेन यहाँ पे आ गया एंटायर इन कोस्टल इंडिया ऑफ इंडिया, कोस्टल सैंड्स ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाटाइज. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, न्यूक्लियर से रिलेटेड रहेगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ही कुछ भी करेगी. गवर्नमेंट का वो सोल राइट होगा, ठीक है, वो प्राइवेट को ज़्यादा उसमें कुछ करने नहीं देगी. अब यहाँ पे देखो कि मोनाजाइट ऑकर नेचुरली एंटायर, मतलब ये जो हमारा कोस्ट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिल रहा है, ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गई? तो मैंने 3 हटा दिया, तो ये गया एंड ये गया एंड ये गया. माई आंसर विल बी बी. 1, 2 एंड 4 डायरेक्टली आई गॉट द आंसर. अगर आपको लग रहा है कि सर 4 कैसे राइट है, आप ये देखो ना कि यहाँ पे ओनली है, बट ओनली एक्सट्रीम में नहीं है, क्योंकि मोनाजाइट में थोरियम है. अगर थोरियम है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा. ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था. इन नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ नेचुरली ऑकर्स इन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, 2019 से ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है. ओके, ये डायरेक्टली 2019 से रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ था. अगर आप 2019 का पेपर करके जाते तो आपका ये अच्छे से हो जाता. अब देखो, वेटलैंड्स पूछे और लोकेशंस पूछी है. अब होकेला वेटलैंड इज इन पंजाब. अगर आपने वेटलैंड्स किए रहेंगे तो आपको आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा. अब जैसे रेणुका लेक इज इन हिमाचल, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. रुद्र सागर इज इन त्रिपुरा, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सतकम कोटा कहाँ पे? सतकम कोटा इज इन केरला, तो ये गलत है. एंड होरेका इज इन, कहाँ पे होरेका? इज इन JNK. ओके, तो आंसर इज ओनली 2. चलो आगे बढ़ते हैं. ये नॉलेज है, ठीक है, ये आपको नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व होगा. मैं आपको समझाऊंगा नॉलेज के बेसिस पे कैसे ये सॉल्व होगा. ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स के बारे में बात करिए यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि ये कैसे आंसर है. द हाई क्लाउड प्राइमरी रिजेक्ट्स, ओके, द हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशन एंड कूल्स द surface ऑफ द अर्थ, and the low cloud has a higher absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus causing effect. अब समझो हाई क्लाउड है, ये मेरे हो गए हाई क्लाउड, ठीक है, और ये मेरे हो गए लो क्लाउड, ये नीचे की तरफ है. जब भी ऊपर से कुछ आएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले हाई क्लाउड के ऊपर आएगा, तो हाई क्लाउड उनको रिफ्लेक्ट करेगा. कितना? 27% जो होता है वो रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देता है. ठीक है, क्लाउड्स. ठीक है, ये क्लाउड्स. ये थोड़ा नंबर्स थोड़ा कंफर्म कर लेना. नंबर मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, बट एक बार नंबर कंफर्म कर लेना. ठीक है, तो ये क्या किया, अगर उसने इंसुलेशन जो रिफ्लेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वो कूलिंग इफेक्ट करेगा ना, तो ये ट्रू हो जाएगा. अब देखो, अब यहाँ से कुछ कुछ इंसुलेशन नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाके ये अब्जॉर्ब करेगा. ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेडिएट भी करेगा, लैंड रेडिएट भी करेगा ना. और जब भी लैंड रेडिएट करेगा, ये जो लो क्लाउड है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे. ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके वजह से ना वार्मिंग इफेक्ट पैदा होगा. ओके, तो इसके पीछे का ये लॉजिक है. द आंसर इज सी. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. BDBD इज द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट इन द नॉर्दर्न वेस्ट केनिया. अब देखो, अगर ये क्या है, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट कि नॉर्दर्न वेस्ट केनिया ही हो सकता है, क्या साउदर्न वेस्ट केनिया नहीं होगा क्या? देन सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सदर्न साउथ सूडान सिविल वॉर इज लिव्स इन BBD. अब यहाँ पे अगर सम पीपल को छोड़ो, ठीक है, समझो कि आप यहाँ से पढ़ो, पीपल हु फ्लीड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव्स इन BDD.
सम को हटा दो। अब अगर ऐसे बोलोगे सर ये फैक्चुअल हो गया, बट अगर अब मैं सम पीपल लगाऊंगा तो सम पीपल मतलब फ्यू ऑफ द पीपल जा सकते हैं ना, यहाँ से उठा के वहाँ जाएंगे, मतलब ये काफ़ी एब्सोल्यूट नहीं है स्टेटमेंट, ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ ये सम लग गया तो ये ट्रू हो गया। देन अगेन यहाँ पे सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर, तो ये भी सम हो गया, तो इसके वजह से द आंसर विल बी 2 and 3 एंड दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये है फैक्चुअल। टर्किक स्टेट के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्किक स्टेट। ओके, पता होना चाहिए, जैसे G20 पता होना चाहिए, अभी G20, देन सार्क पता होना चाहिए, देन ब्रिक्स, ओके, देन अभी रिसेंटली G7 है वो पता होना चाहिए, नाटो में रिसेंटली, ठीक है, अब फिनलैंड ज्वाइन किया है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, ओके, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, ओके। तो इसका आंसर है C 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। अब देखो, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। Kerala has a fully solar powered international statement. This is also a factual statement. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India. This is a factual statement. अब तीनों भी फैक्चुअल है तो मुझे पता है तीनों के तीनों तो राइट नहीं होंगे और इसमें से एक तो राइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, गुजरात की जगह राजस्थान भी तो हो सकता है। राजस्थान और गुजरात, वहाँ भी रेगिस्तान है, यहाँ पे भी रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान ज़्यादा है तो लार्जेस्ट सोलर पार्क वहाँ बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो 1 मैंने हटा दिया। अब मेरा इधर बी और सी, तीन दोनों में से एक राइट है, इधर 2 राइट होगा या फिर 3 राइट होगा। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब मुझे बता, गोवा में इतने बड़े बड़े लेक्स है क्या, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने के लिए? नहीं है, तो गोवा नहीं हो सकता, तो गोवा की जगह कुछ और हो सकता है, तो कर्नाटका, तो इसका आंसर होगा बी। अब आपको ये भी आप जान लो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि केरला में कौन सा है, कोचिन एयरपोर्ट, ओके, कोचिन एयरपोर्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है इंडिया में, ओके। तो ऐसे कुछ नए फैक्ट अगर कुछ आए होंगे कि सोलर से रिलेटेड, वो जान लो, वो थोड़ा गूगल कर लो, करंट अफेयर से आपका वो हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो करो, वो रीज़न क्यों है कि नहीं मुझे नहीं करना करके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है, ये क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ठीक है। द कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स। ट्रू स्टेटमेंट, नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही हम लोग ले जा सकते हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये नॉलेज, ओके। देन ships of all states which have coastal landlocked enjoy the right of innocent passage to the territorial sea, ठीक है, ships of all states whether coastal और landlocked। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है ना ships मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड या फिर मिलिट्री रिलेटेड शिप्स, उन्होंने बोला शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स के बारे में बोला है, तो ये तो होना ही चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होती तो नहीं पॉसिबल। The exclusive economic zone shall not exceed beyond 200 nautical miles, ये भी ट्रू है, 200 nautical miles से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, द आंसर विल बी डी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ द सेनकाकू आइलैंड समटाइम रेफर इन द न्यूज़। जैसा मैंने बोला था कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो एक सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस निकालो। अब यहाँ पे सिमिलर और लुकिंग ऑप्शंस मुझे क्या क्या मिल रहा है, इट इज जनरली बिलीव दैट देयर इज आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में बात कर रहा है।
around South China. China and Japan engage in a maritime dispute over this island in the East China Sea. A permanent military base has been set up there to help Taiwan increase defense. नहीं, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया ना, ऐसा नहीं होगा. Through International Court of Justice declared no man's land. Some Asian countries claim them. नहीं, ये भी नहीं है. तो देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ. अगर सेनकाकू आइलैंड हैं, और ये न्यूज़ में भी बहुत था, ठीक है, चाइना का वो डिस्प्यूट चल रहा था, 9 डैश लाइन वगैरह ये सारी चीज़ें. तो चाइना एंड जापान एंगेज इन द मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर द आइलैंड इन ईस्टर्न. ओके, अब यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड के बारे में बात करें, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड के बारे में बात करें, तो दोनों में से एक तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी है. ओके, चलो. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन. आता है तो आता है भाई साहब, नहीं तो नहीं आता. कैंटोलिनिया स्पेन में आता है. कैबो डेलगोडा मोज़म्बिक्यू में आता है. हमारा इथोपिया एंड एंटोलिया इज इन टर्की. तो आंसर इज ओनली बी. ओके, तो इसके साथ हम लोग ने 2022 का भी पेपर ख़त्म कर दिया. ओके, अब हमारा बचा है 2021 एंड देन 2020 एंड देन 2019. 3 बचे अभी हमारे पेपर्स, फिर उसके बाद वो हो जाएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2021. क्या लिखा है? हाउ इज परमानेंट पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. केमिकल फार्मिंग और पर्माकल्चर के बारे के डिफरेंस की बात हो रही है. अब देखो, पर्माकल्चर मतलब क्या होता है? परमानेंट कल्चर, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ टिल्ट होता है बट टोटली ऑर्गेनिक नहीं होता. ओके, और यहाँ पे कन्वेंशनल केमिकल कल्चर के केमिकल फार्मिंग के बारे में बात करी है. ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस होगा तो मुझे पता था ओनली 1 तो कभी नहीं होगा. ठीक है, तो मैंने 4 तो पहले ही हटा दिया. अब देखो, ढंग से पढ़ो. पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल प्रैक्टिसेस मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंटली. अब मुझे बताओ ना कि केमिकल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं? खाद देते हैं, ठीक है, खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं केमिकल के थ्रू. तो उसके वजह से हमें मल्टीपल की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीपल फार्मिंग की. ठीक है, हम लोग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस कर लेते हैं. सही बात है. तो ये भी तो यही बोल रहा है. और पर्माकल्चर क्या बोल रहा है? डिस्करेज कर लेता है. वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि एलिमिनेट कर दिया, वो डिस्करेज कर रहा है. तो 1 हो सकता है आंसर. तो 1 हो सकता है, तो मैंने क्या कर दिया? डी भी निकाल दिया. अब देखो, conventional chemical practices can causes increase in soil salinity but occurrence of such phenomena not observed in the permaculture farming. बोल रहा है कि ये यहाँ पे अवेलेबल ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती है. ठीक है, कैन ऑकर बोला है. ओके, बट ऐसा फिनोमिना पर्माकल्चर में मिलता ही नहीं है भाई साहब, ऐसा बोल रहा है. तो ये थोड़ी सी मुझे खटक रही है स्टेटमेंट, तो इसको मैं ना ऐसे ही रख देता हूँ. ठीक है, मैं आगे के 2 और स्टेटमेंट है मेरे पास, मैं वो पढ़ता हूं. ठीक है, कन्वेंशनल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग नॉट सो इजीली पॉसिबल इन दिस रीजन. ओके, केमिकल फार्मिंग बोल रहा है इजीली पॉसिबल है, और ये इजीली पॉसिबल नहीं बोल रहा. ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग लग रही, तो इसको भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है. प्रैक्टिसिंग ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. मल्चिंग बहुत ज़रूरी है. अब ये मल्चिंग होता क्या है? मल्चिंग समझो कि आपका बाग है, समझो, ठीक है, फार्मिंग के आपके बाग है, आपके आम के बाग है. अभी आप क्या करोगे मल्चिंग में? जो भूसा भीसा या फिर जो लीव्स वगैरह हो गए ना, वो बिछा दोगे ज़मीन पे, और उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे. तो उसकी वजह से क्या होती है? जो नमी रहेगी ना, तो नमी उसमें वो वो रहेगी, उसमें वो जाएगी नहीं. तो उसको थोड़ा मल्चिंग, उसको हम लोग मल्चिंग बोलेंगे. तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पर्माकल्चर बहुत जरूरी है. तो 4 इज द ट्रू स्टेटमेंट. तो मेरा उसके आंसर से आंसर बी हो जाता है. अब आप यहाँ पे ये भी देखो, ठीक है, कि थर्ड स्टेटमेंट कि केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल. भाई पॉसिबल बोलो ना, इजीली क्यों बोल रहे हो? केमिकल फार्मिंग पॉसिबल बोलो, इजीली क्यों बोल रहे हो? तो अगर इजीली बोल रहे हो तो ये थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाएगा. तो यहां से ये आंसर हम लोग हटा देंगे. ओके, चलो नेक्स्ट. With reference to the palm oil, consider the following statement. क्या बोला है पाम ऑयल के बारे में?
palm oil tree is native to the Southeast Asia. Palm oil is a raw material for the some industry. देखो ये आ गई जनरल स्टेटमेंट, सम आ गया ना. एंड कैन बी यूज, पाम ऑयल कैन बी यूज एज अ प्रोड्यूस बायोडीजल, ये भी हो गया. क्या हो गया, ये भी जनरल हो गया. तो मुझे पता है 2 and 3 तो है मेरी. अब मुझे पता नहीं 1 है या नहीं. अब ये 1 क्या है, मेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट. और जब तक मुझे फैक्ट पता नहीं है तब तक फैक्ट में लगाऊंगा नहीं. तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डी हटा दिया एंड माई आंसर विल बी बी. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेटिव वगैरह जब आता है ना ऐसा कि ये नेटिव है, ये उसको नेटिव है, तो मोस्टली वो रॉन्ग ही होता है. ओके. देन विथ रेफरेंस टू द, क्या लिखा है, with reference to the Indus river system, the following 4 rivers, 3 of them pour into which of join the Indus directly. अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मैप देखा रहेगा कि 3 रिवर एक में चली जाती है, डैट इज द आंसर इज सतलज. मतलब ये चेनाब, झेलम और रवि सतलज में चली जाती है. हाँ, ये देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडिया, दिदवाना, कचमन एंड सरोल एंड खाटू आर द नेम ऑफ, देखो कचमन. कच्छ कहाँ पे है, कच्छ क्या है बताओ मुझे, कच्छ बताओ. ग्लेशियर तो नहीं है, तो ग्लेशियर हटा दिया. मैंग्रोव्स भी नहीं है. ऑब्वियसली रामसर होते तो आप पढ़ लेते, एटलीस्ट दिमाग के से आंखों की नीचे से जाती. तो आंसर इज सलाइन लेक. ओके. अब देखो, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. अब बताओ कि भाई ईस्टर्न घाट से राइज कौन सी हो रही है. अब ईस्टर्न घाट से अगर कोई राइज हो रही है तो उसके नाम भी वैसे ही होंगे, ईस्टर्न घाट वाले. ठीक है. तो अब यहाँ पे ऐसे देखो, ब्रह्मणी, ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा एंड वंशधरा. ठीक है. ब्रह्मणी, अगर आप थोड़ा सा फिजिकल इंडिया देख लेते तो आपको पता चलता है ये ओडिशा से आती है. ओके, सॉरी, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा. यस, इसका ओरिजिन क्या है, ओडिशा है. ठीक है. तो 1 तो नहीं है, तो 1 हटा दिया. तो 2 and 4 तो मुझे पता है, वंशधारा तो है ही. अब नागावली एंड सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा भी झारखंड से ही आती है. झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. तो आंसर विल बी 2 and 4. चलो कुछ लिखवा देता हूं आपको, आप भी लिख लेना. ठीक है. रिवर्स फ्लो, फ्लोइंग थ्रू ईस्टर्न घाट कौन सी है, ब्रह्मणी, कावेरी, महानदी, सुवर्ण रेखा, तुंगभद्रा. ओके. देन इसके साथ साथ आप ये भी लिख लो, रिवर्स. ठीक है. क्या ये, रिवर्स ऑफ ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट. कौन से, गोदावरी, देन उसके बाद कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड ये थामीरा परिणी, थामीरा परिणी. रिवर्स ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू ईस्टर्न घाट. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं. हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्लोबल ओशन
ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंसेस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ये क्या हो गई, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ओके, क्यों क्यों फैक्चुअल, ये ग्लोबल करता है क्या, बताओ मुझे। ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये करती है और ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं करती है। ओके, इंडिया रिसीव्ड लाइसेंसिंग, यस, सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड रेयर, ये भी देखो, आर प्रेजेंट, ये क्या, ये होगी जनरल स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी 2 and 3। मैंने बोला था ना क्रॉप्स करो, क्रॉप बहुत बहुत ज़्यादातर में आते हैं। लिस्ट वाटर इफिशियंट मतलब, लिस्ट वाटर इफिशियंट मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेता है। मिलेट्स कम पानी लेता है, रेड ग्राम कम पानी लेता है, शुगर कैन ज़्यादा पानी लेता है। तो आंसर इज ए। ओके, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अब ये देखो, इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न ओनिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ऐसा ही है ना, ये ट्रेड विंड्स ऐसे जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे जाती है द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। ठीक है ये समझो ओशन है, ये हो गया वेस्टर्न सेक्शन और ये ईस्टर्न सेक्शन, और वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये वार्मर है ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। ओके, ये यही बोल रहा है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड द टेम्परेट जोन वेस्टर्लाइज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द सेक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ये नॉलेज है, ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी यहाँ पे क्योंकि फिर कंसेप्ट पढ़ाने बैठ जाऊंगा, काफ़ी बड़ी कंसेप्ट है, तो आप कंसेप्ट एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में ना हमारे सारे लॉजिक फेल हो रहे हैं, पता है आपको। ये वाले क्वेश्चन में सारे लॉजिक फेल हो रहे हैं। क्या लिखा है, कंसिडर द इंडिया प्रिपरेशन फॉर द स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये क्या, ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो ये भी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो मैं सबसे पहले ये हटा दूंगा, बट इसका आंसर ही यही है। ओके, तो इसको नहीं समझा रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे लॉजिक फेल हो रहा है। अगर लॉजिक फेल हो रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी लॉजिक फेल हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, लिव little decompose faster than in any biome and the result at the soil surface almost bare. Apart from the trees, the vegetation largely composed of from the reach up to the canopy variously. Canopy बात कर रही है मतलब एवरग्रीन की बात हो रही है। By climbing up the tree, देखो ये पूरा एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, कॉन्फरेंस फॉरेस्ट नहीं, ये नहीं, मैंग्रोव नहीं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छे से कर लेते तो 23 में जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन आया था ये वाला, तो आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आराम से। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 63 देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको बस आंखें खुली रखनी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्या है, ये ग्रासलैंड के बारे में बात कर रहा है। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिवली एरियाज हैव नो ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन मोर और टू कॉम्बिनेशन ऑफ सब कंडीशन। ठीक है, तो क्या चेक करता है, ठीक है, कि सवाना ग्रासलैंड में बड़े बड़े ट्रीज क्यों नहीं होते और स्मॉल ट्रीज क्या होते, क्यों होते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ फायर। दिस इज अ PYQ का क्वेश्चन। ठीक है, तो फायर होना ज़रूरी है, अगर फायर होना हो ज़रूरी है तो ऑब्वियसली ये और ये हटा दिया। अब 2 तो है मेरा। अब मुझे बताओ ना, बोरिंग एनिमल एंड टर्माइट की वजह से तो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज एनिमल और ये टर्माइट है तो ये नहीं होगा। तो आंसर इज 2, 3 and 4। अब बोला है बस सॉइल प्रॉपर्टी, यार सॉइल प्रॉपर्टी कुछ तो बोलो कि डेफिशिएंट है, रीच है, कुछ तो बोलना चाहिए ना। आधे आधे और इन्फॉर्मेशन सॉइल प्रॉपर्टी, ये तो नहीं होगा। तो आंसर इज सी। PYQ का क्वेश्चन है 1995 से, अगर आप PYQ करोगे 95 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा 2013 से ले लो, फिर भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता।
Okay, then next question. With reference to the which of the planet Earth, consider the following statement. Planet Earth, consider the following statement बोला है. थोड़ा बेसिक है ये क्वेश्चन. एनसीईआरटी से डायरेक्टली है. वाटर जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उससे डायरेक्टली बनता है ये क्वेश्चन. ओके, तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले पढ़ो. विद रेफरेंस टू द वाटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोला है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर, ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर इज मच ग्रेटर, इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके, ये नहीं है, ये तो गलत है. ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब ऐसे याद रखो, ओशंस, देन आइस कैप, ओके, देन क्या है, ग्राउंड वाटर. ओके, ग्राउंड वाटर के बाद कौन सा है, लेक्स, एयर मॉइस्चर, एंड देन रिवर्स. ऐसे पानी बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा ओशन में, फिर आइस कैप में, फिर ग्राउंड वाटर. तो ये तो फॉल्स है. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो आंसर इज ट्रू. ओके, बेसिक एनसीईआरटी से आया हुआ है, तो इसमें कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप कर लोगे. मोरिंगा ड्रमस्टिक, मोदी जी तो इनके पराठे भी खाते मोरिंगा के, उनको तो पसंद है. तो मोरिंगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, न्यूट्रिशियस भी है. मोरिंगा के पत्ते बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं. ठीक है, तो मोरिंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मोरिंगा के बारे में, मोरिंगा इज अ लिग्मिनस एवरग्रीन ट्री. मोरिंगा का ट्री कभी देखा है क्या, पत्ते छोड़ता है? तो पत्ते छोड़ता है तो एवरग्रीन तो नहीं है. तो ये क्या है, डेसिडियस है. अगर ये डेसिडियस है तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर बी होना चाहिए. अब देखो, इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड सीड्स एंड मोरिंगा, सीड्स ऑफ मोरिंगा. क्यों नहीं कर सकते, इंडिया एक्सपोर्ट बोला है ना, ऐसा इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं बोला है, तो 4 तो राइट है. टैमरिंड इज एंडेमिक, देखो एंडेमिक आ गया, तो ये क्या हो गया, ये फैक्चुअल आ गया. तो फैक्चुअल आ गया, तो ये हटा दो. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड कलेक्ट माइनर. अब देखो, मोस्ट ऑफ द बोला, टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर. माइनर फॉर क्यों, टैमरिंड मतलब क्या, चिंच जो होती है ना, मराठी में चिंच बोलते हैं. ठीक है, तो वो इमली, हिंदी में इमली बोलते हैं. तो क्यों नहीं कर सकते. एंड इंस्टेड ऑफ मोरिंगा कैन बी यूज, कैन भी बोला है तो आंसर ट्रू है, तो आंसर विल बी बी. ओके, इजिली. अब देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ. अब मुझे बताओ, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे मिलता है इंडिया में, ये वाले पार्ट पे, डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो कैसे बना है, वॉल्केनिक फीचर से बना है. तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वॉल्केनिक रॉक से ही वो उसका ये हुआ है, वेदरिंग हुआ है. ओके, सिंपल क्वेश्चन था ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में. थोड़ा सा बेसिक पता होता है ना, उसके साथ आराम से चीज़ें हो जाती है. चलो नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन. ओके, सॉरी मैंने बताना भूल गया कि हमारा 2021 खत्म हो गया. अब हम लोग करेंगे 2020 पेपर. विथ रेफरेंस टू द पल्स, विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन. ठीक है, विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ब्लैक ग्राम्स कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ब्लैक ग्राम्स कैन बी कल्टिवेटेड. तो कैन भी बोला, ये क्या हो जाएगी, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो कैन बी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू. तो मैंने बी एंड सी हटा दिया. अब मेरे पास बचा 1 एंड 1 2 3. अब दोनों में से अगर एक होना चाहिए, तो इधर मेरा 1 होगा या फिर 1 2 3 होगा. अब देखो, ग्रीन ग्राम्स अलोन, ठीक है, ग्रीन ग्राम्स अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन. ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा है आपको, तो इसको ऐसे ही रख देता हूं. इन द लास्ट 3 डेकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैज डिक्रीज. यार राबी पल्सेस इंक्रीज होती है, और ये जो खरीफ पल्सेस है वो कम नीचे हो जाती है. ठीक है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो आंसर विल बी ओनली ए. देखो मैंने बोला था ना, कॉटन पढ़ो, जूट पढ़ो, शुगर केन पढ़ो, टी पढ़ो, उसके ऊपर ही क्वेश्चन घूमेंगे. ओके, उतना उसका बेसिक कर जाओगे, उनको टेम्परेचर कितना लगता है, वो कहाँ पे मिलता है, कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, इतना कर लो, आसानी से आपका ये क्रॉप वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा.
अब देखो, द क्रॉप इज अ सब ट्रॉपिकल इन नेचर, a hard frost is injurious to it. It requires at least 2 to 10 frozen free days and 5 to 550 to 100 millimeter water for its growth. A light, well-drained soil capability of retaining moisture is ideally situated for the cultivation of this crop. जूट तो नहीं होना, जूट तो यहाँ पे नहीं होगा, ओके, जूट की कंडीशन ही नहीं है। अब देखो, शुगर केन भी नहीं है, फ्रॉस्ट फ्री डेज वगैरह शुगर केन भी नहीं है, शुगर केन को पानी और ज़्यादा लगता है। अब इधर इट विल कॉटन और ट्री। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे एग्रीकल्चर वाली 10th की, आई गेस 7th या 9th की एनसीईआरटी, उसमें एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, उसमें एज इट इज लाइन उठाई है ये 2010 फ्रॉस्ट फ्री डेज का, तो आंसर इज कॉटन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सोलर पावर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर पंप कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमिसिबल पंप्स। देखो यहाँ तक स्टेटमेंट क्या है, जनरल है तो सही है, बट नॉट फॉर सबमिसिबल पंप। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना, करना चाहिए। तो दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सोलर पंप कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट फॉर वन विद द पिस्टन। भाई कर लेगा ना, क्यों नहीं कर लेगा, ये भी एक्सट्रीम हो जाएगी। तो माय आंसर विल बी नाइदर वन नाइदर टू। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये जो बड़े बड़े, तो मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ, काफ़ी इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, क्या लिखा है? विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन के बारे में बात कर रहा है। कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बोला है, अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड क्लिप सेटिंग आर रेस्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। अब ऐसे समझो, नर्सरी में तुम लोग एक एक पौधा लगा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद वो पौधा जब बड़ा होगा, सीड लगा के वो बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद आके तुम खेत में लगा रहे हो, तो तुम्हारा सीड के लिए पैसे बचेगा या नहीं बचेगा? सीड मटेरियल ऑब्वियसली। या फिर तुम खेत में डायरेक्टली सीड फेंक रहे हो, जहाँ पे आ गया वहाँ पे आ गया, फिर उसको ठीक कर रहे हो, ऑब्वियसली एक एक करके लगाओगे तो पैसा तो बचेगा। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ट्रू हो गई। तो मैंने क्या किया, 3 और 2 3 4 निकाल दिया। अब मेरा 1 2 एंड 1 एंड 4, अब दोनों में से एक मेरा बच गया। देखो, अब देखो यहाँ पे, शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर। अब ये कैन भी क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। अगर ये कैन भी पॉसिबिलिटी हो गई तो माय आंसर विल बी सी। ओके, बाकी का करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, कंसिडर द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। बट यूपीएससी ने आंसर 1 2 3 दे रखा है, मुझे पता नहीं क्यों दे रखा है, तो इसका आंसर ए है। बट अगर आप डी बी करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन में कंसिडर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, कंट्रोलिंग द अल्कलिटी ऑफ द इरिगेशन इज पॉसिबल। इज पॉसिबल मतलब ये क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरेट, एफिशिएंट एप्लीकेशन, ठीक है, एंड ऑल अदर फॉस्फेट फर्टिगल इज पॉसिबल। ऑल बोला है, ऑल, यहाँ पे ऑल क्या हो जाता है, ऑल इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ये हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, तो आंसर विल बी सी डायरेक्टली। अब देखो, यहाँ पे भी पॉसिबल बोला है, यहाँ पे भी पॉसिबल बोला है, इसमें कुछ एक्सट्रीम भी नहीं है, तो आंसर 1 3 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा। द आंसर इज टी। जो फैक्चुअल है वो है, मैं बिना मतलब का कुछ भी बकवास लॉजिक लगाना नहीं चाहता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। With reference to the ocean mean temperature, which of the following statement is correct? Ocean mean temperature is measured
इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ, क्या बोला है, अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 मीटर। देखो ये क्या हो गया, ये डेटा दे रखा है, तो डेटा मैंने क्या बोला, डेटा क्या होता है, डेटा इज फॉल्स, तो ये हटा दो। द ओशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द मार्च एंड अप्रैल कैन बी यूज, क्या बोला है, कैन बी यूज, मतलब क्या है, ये होगी पॉसिबिलिटी, possibility that is true statement. My answer will be only 2. फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है क्या आपने, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहेगा तो ये स्टेटमेंट काफ़ी। विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है, मार्केट ड्रिवन नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, क्या, जनरल स्टेटमेंट, प्लेन स्टेटमेंट है, काफ़ी जनरल है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेरिक एंड फॉस्फेरिक एसिड मटेरियल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होता है, उसमें से वन ऑफ द सल्फर हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, जनरल, तो आंसर इज बी 2 and 3। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Indian Desert National Park, consider the following statement. It spread over 2 districts, हो सकता है। There is no human habitation, ये क्या हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया, अरे थोड़े तो होते होंगे ह्यूमन, तो 2 हटा दिया मैंने, तो 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, अब आंसर विल बी 3। अब देखो, इट इज़ वन ऑफ द मतलब बहुत सारे उसमें से एक, तो वन ऑफ द इज ऑलवेज ट्रू, तो आंसर विल बी 1, 1 and 3। सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड एट द, ये लग रहा है आपको फैक्चुअल है, तो ये है फैक्चुअल, बट ये पीवाईक्यू से रिपीटेड है, 2019 में क्वेश्चन आया था, दिखा दूं मैं आपको, ये देखो, सियाचिन नुब्रा, ये ट्रू है, तो बताओ कि भाई सियाचिन कहाँ पे मिल रहा है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ओके, 2019 का था, ये 2020 का है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब देखो, द्वार समुद्र काफ़ी ये है, क्या बोलते हैं, कल्चरल साइट है और न्यूज़ में होती है, तो द्वार समुद्र तो महाराष्ट्र में नहीं है, ये तो कर्नाटका में है, ये आपको पता होना चाहिए, तो 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, इफ इधर 1 and 3, तो 1 तो ट्रू है। और देखो नाम देखो, गिरिनगर, गिरिनगर गुजरात में ही है, तो गिरिनगर ये है ना, गिर नेशनल पार्क, तो लग रहा है ना ऐसे, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, तो इट इज़ इन गुजरात, तो आंसर विल बी ए 1 and 3। अब देखो, ये जो है 36% ऑफ द इंडियन आर क्लासिफाइड द ओवर एक्सप्लॉइटेड, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेटा, 36 ही क्यों भाई, 34 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, तो ये फॉल्स, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। इंडिया द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, क्यों नहीं भाई, ट्रू है, जैसे मैंने बोला था 2023 में भी क्वेश्चन आया था इसके बेसिस पे, वो क्वेश्चन मैंने किया था, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और मुझे पता है ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ही, तो आंसर विल बी सी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नदन, जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नदन हेमिस्फीयर ओनली, ओके, ऐसा बोल रहा है, जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नदन हेमिस्फीयर ओनली, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, यस, जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नदन हेमिस्फीयर ओनली, तो ये ओनली क्या हो जाता है, ओनली देन एक्सट्रीम, तो मुझे नहीं पता, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एंड ओनली, ओके देखो ओनली, बट यहाँ पे सम, उसके साथ सम भी तो लगा है ना, तो ये जनरल बन जाता है, तो जनरल इज ऑलवेज ट्रू, तो 2 आ गया, तो 2 तो है ही। अब देखो, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ एन साइक्लोन नियरली 10 डिग्री सेल्सियस दैन द, देखो ये क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, ये वापस डेटा आ गया,
और पता है आपको 10 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि बीच में वार्म होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बेसिक नॉलेज भी अप्लाई करोगे तो आंसर विल बी ओनली सी। तो गाइस 2019 भी हो गया हमारा ज्योग्राफी, तो जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। 2020 भी ख़त्म हो गया, 2019 जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ओके, चलो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, आपको करने चाहिए, आपको पता होने चाहिए बेसिकली। ओके, कि ये क्वेश्चन नंबर 36 कि एडिटिक सी कहाँ पे है, ये वो काफ़ी लाइक लिटरली आपको यूट्यूब पे, इनफैक्ट मेरे ही चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई है। तो कौन सी सी इज कवरिंग विच बॉर्डर्स, ठीक है, विच कंट्रीज, बहुत ही सिंपल वे में निमोनिक में आपको मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है, अब जाके देख सकते हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने चाहिए ये क्वेश्चंस। ओके, तो चलो देखते हैं। अब देखो, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, ओके, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ओके, अब ये जो ब्लैक सी है, मुझे पता है ब्लैक सी में क्रोशिया नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे बर्गर टी पता है। तो बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जर्मनी एंड रोमानिया, ये ब्लैक सी के आजू बाजू। तो क्रोशिया तो हटा दिया मैंने, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, आंसर डायरेक्टली मुझे बी मिल गया। ओके, बट आपको बाकी के भी पता होने चाहिए कि मेडिटेरियन सी में मोरक्को होता है या नहीं होता, विच जो कि नहीं होता। अब देखो, अमॉन्ग विच ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years, फैक्चुअल है। कहाँ से मिलेगा ये आपको? ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे से। द आंसर इज इंडिया। म्यांमार और वियतनाम तो नहीं है, इट मस्ट बी चाइना और इंडिया। द आंसर इज इंडिया। ठीक है, बंदरपुच यमुना। ठीक है, अब बंदरपुच के साथ यमुना, यस इट इज़ अ ट्रू। कहाँ पे है ये है एनसीईआरटी में। बारासिंगा छेनाब, मिलाम मंदाकिनी। अब मिलाम जो रिवर है, ठीक है, मंदाकिनी इज ए गोरी गंगा। ठीक है, मिलाम से क्या आती है? गोरी गंगा आती है। देन सियाचिन, नुब्रा ट्रू एंड जेमू मानस। तो जेमू और मानस भी नहीं है। जेमू कहाँ पे? जेमू ग्लेशियर कहाँ पे? तीस्ता पे है। ठीक है, मानस नहीं है। तो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता बहती है, तो फिफ्थ गलत है, तो फिफ्थ हटा दिया, तो आंसर विल बी ए। कर लो, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। इन इंडिया क्या बोला है? कार्बोफोरम, मिथाइल फेरॉइड, फॉरेट एंड ट्राइजोफोस इज अ वेव डेट विद एम्प्रिहेंशंस। अगर एप्रीहेंशन से कर रहे हैं तो दिस केमिकल आर यूज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत बेसिक नॉलेज है ये। पी वाई क्यूज क्या बोल रहा हूँ, करंट अफेयर से ये हो जाता। अब इसमें लॉजिक देखो, कॉस्मेटिक एजेंट पे तो नहीं होगा, तो यूपीएससी ये क्वेश्चन ऐसे डालते हैं। प्रिजर्वेशन इन फूड, प्रोसेस फूड, तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है? इथाइल, इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, तो इथिलीन ऑक्साइड होता है। फूड राइपनिंग एजेंट ये भी नहीं है, तो आंसर विल बी ए। अब देखो, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या हो जाता है? एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड। भाई ऑल द वेटलैंड्स ही वो करेंगे, ऑल द वेटलैंड इज अ मैंडेटरी। तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो मुझे पता है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे 3 दोनों में है। अब द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। भाई रामसर कन्वेंशन के बेसिस पे क्यों करेगा? अपने खुद के रिकमेंडेशन होंगे, रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्यों जाएंगे? तो आंसर विल बी सी। जनरल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, रिलीज करेगा ना। कैटर रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरमेंट, ये भी है क्या? कि ओनली अमोनिया तो नहीं बोला है ना, अमोनिया बोला है, अमोनिया, मीथेन, जो भी। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरमेंट, ये भी जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द आंसर विल बी डी। ओके, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ओके, आता है तो आता है, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो सकता इसका। ओके, क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेसेस नोन एज द अलियर, इसापुर एंड कसंगबाती। क्या है? वाटर रिजर्वायर्स है, वहाँ पे मिलते हैं। अब देखो, वाई आर द ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म ऑन द क्लाउडी नाइट्स, क्लाउडी नाइट्स।
ड्रू ड्रॉप्स क्लाउडी नाइट्स पे क्यों नहीं फॉर्म होते? समझो कि ये आपकी अर्थ है, ये क्लाउड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रात को और ये पेड़ है, ठीक है। रात को क्या हो रहा है, रात को ये जो है रेडिएट कर रही है, अर्थ जो है रेडिएट कर रही है, रात को अर्थ रेडिएट कर रही है। अगर ये क्लाउडी नाइट्स नहीं होते, ठीक है, अगर समझो ये क्लाउड्स नहीं होते, क्लाउड्स को हटा दो यहाँ से, क्लाउड्स को हटा दो, तो ये जो रेडिएशन है, ठीक है, जो गर्मी रेडिएट हो रही है, तो ये पूरा अंदर बाहर चली जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बाहर। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना स्काई आ गए, सॉरी क्लाउड्स आ गए। अब क्लाउड क्या करेंगे, क्लाउड इनको वापस नीचे भेजेंगे। अगर इनको वापस नीचे भेजेंगे तो वार्म हो जाएगा, तो वार्म रहेगा तो ये टेम्परेचर भी वार्म रहेगा ना, तो ड्यू ड्रॉप्स क्यों फॉर्म होंगे? ओके, इसकी वजह से ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होते। तो द क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज बाय द अर्थ, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशंस। द अर्थ सरफेस, देखो द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, ये नहीं, द क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड ऑफ द, देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की बात हो रही है, तो आंसर दोनों के एक में से होगा, तो आंसर इज बी। ओके, तो गाइज हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए ज्योग्राफी के। ओके, ज्योग्राफी के सारे हमने कर लिए, 19 कर लिया, 20 कर लिया, 21 कर लिया, देन 22 कर लिया एंड 23 भी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। जल्दी मैं अभी जैसे क्या रह गया हमारा, पॉलिटी यस, नेक्स्ट सेशन में पॉलिटी पे लेके आ जाऊंगा, एंड पॉलिटी के बाद मॉडर्न करेंगे, एंशिएंट मिडिवल करके ख़त्म कर देंगे ये हमारी पूरी सीरीज़। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, चलो बाय।